उस वक्त तो हिंदुओं की पार्टी, अगर आप कायदन बोले, मुस्लिम लीग की लड़ाई कांग्रेस से ही है। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। हाँ बिल्कुल। और वो कांग्रेस में थे। आपने बीच में बड़ी और अच्छी बात बोली कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी, इस पे आगे बात करेंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 2009 में आरएसएस को एहसास हुआ हमारे अपने लोग, मतलब अब वो मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी चीजें मोहन राव भागवत ने ये बात भी कही थी, हमारे लोग हर पार्टी में हैं। हाँ बिल्कुल, उस समय ये कहा गया था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमारे लोग हर पार्टी में। हाँ, बस एक पार्टी में कुछ ज्यादा है, कांग्रेसियों का जो डीएनए वो स्वाभाविक लीनिंग रखता भी है। अब आप सोचिए राइट विंग की तरफ। हाँ, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके पिताजी अपने आप को स्ट्रांग सेकुलर बोलते हैं, उनको जब पार्टी बदलनी हुई तो पिताजी को उन्होंने थोड़ा सा किनारे कर दिया और उनको अपनी दादी याद आ गई। गांधी अगर घूमे नहीं होते पूरा इंडिया तो फिर वो भी वो चीज नहीं बन पाते। भाई वो थे, वो भी अमीरों के खानदान से, क्योंकि गांधी को पता था कि अभी अगर आजादी यकबायक मिल गई तो जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं वो नहीं संभाल पाई आजादी। भाई आपके बगल में पाकिस्तान नहीं संभाल पाया, कांग्रेस के अंदर ही रह के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के अंदर रह के अलग होते हैं, जबकि कमला नेहरू से उनकी पत्नी प्रभा जी के बेहतरीन दोस्ताना संबंध। 22-23 दिसंबर की रात को बिल्कुल रामलला विराजमान हो गए। वो उसी तरह का नारा लगा कि जो राम को ले आए हैं हम उनको लाएंगे टाइप। अच्छा। और अंत में बाबा राघोदास, आचार्य नरेंद्र देव जैसे पॉलिटिकल दिग्गज को हरा देते हैं चुनाव। तो जिन्ना ने अपना वो दिखाया कि देखो, दिखाया मैंने आज से 12-15 साल पहले मुंबई के एक डॉक्टर को था, उसने ये एक्सरे निकाला था और गोल्फ की गेंद बराबर, मामूली नहीं होता मेरे यहाँ पे फेफड़े पे स्पॉट है। अगर मैं ये बता देता तो हिंदू 12 साल और रुक जाते और पाकिस्तान बनने नहीं देते। अब आज के बाद हिंदू अपने मंदिरों में जाएंगे। अरे मंदिर कितने बच जाएंगे? जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लाया जाता है, जनसंघ बनती है, तब ये होता है कि भाई ये अब आरएसएस का पॉलिटिकल आउटफिट है। लेकिन आप बताइए कि हमने आजादी की लड़ाई को मेयार बना रखा है। तो नरसिम्हा राव की भूमिका को लेकर भी रह रहकर सवाल उठाते हैं और लोग उस पर भी कई चीजें बोलते हैं। देखिए, नरसिम्हा राव के साथ भी वही है। आरएसएस ने उनको पहचाना। सरदार पटेल ने साफ साफ कहा, तो आपको क्या लगता है हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? तब कासिम रजवी के समझ में आया यार ये गलत आदमी से पंगा हो रहा है, मतलब निजाम के अत्याचार बोलिए या जो भी। तो उसकी वजह से उनके दिमाग में और बहुत सारे लोगों के दिमाग में एंटी निजाम चीजें थी और वो एंटी निजाम चीजें स्वाभाविक तौर पे एंटी मुस्लिम हो गई। नरसिम्हा राव दरअसल एक वैक्यूम की पैदाइश थे ना। बना दिए जाने के बाद इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने अपने ढंग से लिया। बहुत कम लोग थे जो उनके करीब थे। ये नरसिम्हा राव वहीं पे मंदिर बनाना चाहते थे जहां पे रामलला विराजमान। जब उनको इस बात की सूचना मिली 12-12:15 बजे गुम्बदों पे लड़के चढ़ गए कार से, और उसके बाद वो जो है कमरे में, मतलब बताया गया कि पूजा कर रहे हैं, कोई कुछ बता रहे थे। 6 बजे कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें अवतरित हुए। अब इतना बड़ा कमाल करने के बाद कोई कहीं नहीं रहा, उनकी कोई भूमिका नहीं थी और लोगों ने जाके गिरा दिया। लेकिन पंजाब में कभी भी आरएसएस बीजेपी उस कदर मजबूत नहीं हो पाई। अब देखिए, अभी भी बहुत कोशिश करते रहते हैं। मैं बताता हूँ आप, आम आदमी पार्टी को मजबूरी में ही सही, लेकिन बनाना पड़ा भगवंत मान को ही मुख्यमंत्री। ये हिंदूवादी लोग, मैं आरएसएस नहीं बोल रहा हूँ, हिंदूवादी लोग, ये लोगों ने तो जैनों को अपने भीतर पचा लिया, आर्य समाज को अपने भीतर पचा लिया। ये हमें भी ऐसे ही ये हमें भी अपने अंदर समेट ना लें, समेट ना कर दे। कहते ही थे ये हिंदूवादी वोट है, वो कहा जाएगा। अगर अमृतसर में आपका हरमंदिर साहब है तो दुर्गियाना टेम्पल भी है, अकाली दल और भाजपा, बिग ब्रदर एंड यंग ब्रदर। आप ये जानते हो कि कार सेवा वर्ड कहाँ से आया? अच्छा, बताओ, ये भी बता दीजिए आप ही। हाँ,
कार सेवा वर्ड भी आया है पंजाब से। अच्छा। इस समय हम दिल्ली के करीब गोल्ड सिटी पार्क में खड़े हुए हैं। आप सोचेंगे सुबह सुबह पार्क में क्यों आ गए, तो इसके पीछे एक खास कारण है। कल देर रात को मैं अपने पुराने मित्र वरिष्ठ पत्रकार राजशेखर त्रिपाठी जी से बात कर रहा था, जो इस समय हमारे सामने खड़े हुए हैं, और बातचीत करते करते अचानक इन्होंने एक ऐसी बात की कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और मैंने कहा कि राजशेखर जी, सवेरे मैं आपसे मिलूंगा, और जो हम बात कर रहे हैं इससे आगे की बातचीत हम कैमरे पर करेंगे और अपने दर्शकों को भी बताएंगे। आपको ये बातचीत पूरी सुननी पड़ेगी, बहुत ही मजेदार रहने वाली है, क्योंकि बातचीत जो कल रात को हमारी फोन पर हो रही थी, तो राजशेखर जी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्या बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग हर राजनीतिक दल में, और ये आज से नहीं है, ये सालों से है, ये दशकों से है, ये आजादी के पहले से है, और आरएसएस के लोग हर जगह हर समय हर पार्टी में रहते थे। राजशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र के प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पहली बार औपचारिक रूप से बात कर रहे हैं। हाँ, क्यों ये बात कही आपने? असल में कुछ अनुभव भी अपने हैं। हाँ, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। हाँ, वो आप सोचिए कि गोरखपुर में बड़े सारे प्रोजेक्ट हैं। हाँ, जैसे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उनका हाँ, सरस्वती शिशु मंदिर, हाँ, विश्व का सबसे पहला शिशु मंदिर, हाँ, वो गोरखपुर में बना। हाँ, नानाजी देशमुख ने बना, मतलब उसकी नींव डलवाई। हाँ, और गीता प्रेस, हाँ, जिसके बारे में कहते हैं गीता प्रेस हाँ, एंड द राइजिंग हिंदुत्व। हाँ, ठीक है, हम्म, तो आप ये समझें कि मतलब उन लोगों के बीच में रहते हुए और उनके साथ रहते हुए बहुत सारी चीजें अनुभव से, कुछ मतलब जो हमारे बुजुर्ग थे वो बताते थे, कुछ किताबें पढ़ के ये धीरे धीरे पता चला कि भाई ये जो है आरएसएस की अपनी पार्टी जनसंघ तो 52 के आसपास बनती है ना। हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ले आते हैं, तब अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं हाँ, कि भाई हमारा भी इसमें डुगडुगी बजती रहनी हाँ, चाहिए। तब तक तो आरएसएस कहीं है ही नहीं। हाँ, तो उस वक्त क्या, हाँ, उस वक्त तो हिंदुओं की पार्टी, हाँ, अगर आप कायदन बोले, मुस्लिम लीग की लड़ाई हाँ, कांग्रेस से ही है। और हाँ, कांग्रेस एक ऐसा मंच था, एक कन्फेडरेशन बोल लीजिए, हाँ, सामूहिक मंच था। हाँ, तो उसमें आप गौर से देखेंगे तो मुस्लिम लीग भी एक जगह शामिल है। ठीक है, उसके अलावा हिंदू महासभा, हाँ, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, हाँ, बिल्कुल, और वो कांग्रेस में थे। हाँ। तो कांग्रेस इन्हीं लोगों से, आरएसएस इन्हीं लोगों से अपना काम चला रही। आपने बीच में बड़ी और अच्छी बात बोली कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी, इस पे आगे बात करेंगे, ये हाँ, बड़ा हाँ, हाँ, हाँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हाँ, अब आप ये सोचिए कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी, उसी को कंसीडर किया जा रहा है। हाँ, आरएसएस को तो मतलब जिसे कहते कि कम्युनलिज्म का विरोध करने वालों ने थोड़ा देर में अंडरलाइन किया है हाँ, कि अरे यार ये आरएसएस और फिर इनके काम और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और खास तौर पे जब इन्होंने वो 3 एजेंडे अपने सेट किए, हाँ, और 3 भी क्या, उसमें सबसे पहले तो वही एजेंडा था कि जहां मुखर्जी बलिदान हुए हाँ, वो कश्मीर हमारा है। हाँ, ठीक है, राम मंदिर उसमें बाद में जुड़ता है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये सारी चीजें कितनी जमीन पे उतरने वाली थी, ये उस वक्त पता नहीं था, और आज भी बहुत क्लियर नहीं है पिक्चर। लेकिन सारे लोग जो थे उसको, आरएसएस को वहीं से उठाने थे। तो उसमें अब उठाना उसको है नहीं, कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं। जब तक आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इन्होंने हिंदू महासभा से मांगा नहीं था, और दीनदयाल उपाध्याय एक्टिव नहीं हुए थे अपना एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नारों के साथ। तो आप ये समझिए कि अच्छा, मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत देर की बात नहीं है। 2009 में आरएसएस को एहसास हुआ कि यूपीए की सरकार जिस तरह से बिहेव कर रही है, उसमें तो ऐसा है कि हमारे लिए बड़े खतरे पैदा हो जाएंगे। हमारे अपने लोग, मतलब अब वो मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी चीजें,
उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि बड़े खतरे पैदा हो जाएंगे और हम हार गए चुनाव, आडवाणी जी के नेतृत्व में तो मामला बना नहीं, तो हमें सिस्टम के भीतर घुसना होगा। ये अपनी पर्सनल सूचनाओं के आधार पर बता रहा हूं। और जब मेरे पास ये सूचनाएं थी तो उसी वक्त मोहन राव भागवत जी दिल्ली आते हैं चुनाव हारने के बाद। अच्छा। और आपको याद होगा मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी केशव को नहीं होगा, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को का परिचय कराते हुए जो वहां पे वो कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे पता है आप लोग कौन से सवाल लेके आए हैं। यानी उनके दिमाग में भी क्लियर था और वही बात उनको करनी थी। तो उन्होंने दो चीजें बहुत साफ की। एक कि जो दिल्ली की टीम है और आडवाणी जी के नेतृत्व में, इस टीम को इशारों इशारों में और मजबूत इशारे में उन्होंने क्लियर कर दिया था, अब ये हटेगी, इसकी जगह हम दूसरी टीम ले आएंगे। ठीक है। और उसी में जो मोहन राव भागवत ने ये बात भी कही थी, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे लोग हर पार्टी में हैं। बिल्कुल उस समय ये कहा गया था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमारे लोग हर पार्टी में, हाँ बस एक पार्टी में कुछ ज्यादा है। और कांग्रेस का डीएनए मैं आगे भी बताऊंगा, वो कांग्रेस का, कांग्रेसियों का जो डीएनए वो स्वाभाविक लीनिंग रखता भी है। अब आप सोचिए राइट विंग की तरफ। हाँ, स्वाभाविक लीनिंग की मतलब अगर उनको उठाना चाहिए तो खट से उठा सकते हैं आप। अब देखिए ना कितने लोग हमारे आपके देखते देखते चले गए। मुझे तो याद है जगदम्बिका पाल साहब हमारे गोरखपुर के बगल में डुमरियागंज सीट है उनकी, तो वो उन्होंने तारीफ के पुल बांध दिए जब उनको बीजेपी ने लिया और आरएसएस के लोग उनके लिए काम करने लगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इनको ठीक से समझ ही नहीं रहा, हमारे तो कार्यकर्ताओं से ज्यादा ये लोग एक्टिव हो गए, ये पता चलते ही कि टिकट मुझे मिल गया। और आप उसके बाद देखिए कि एक मीटिंग होती है दिल्ली में, और साहब जगदम्बिका पाल साहब काली टोपी, सफेद शर्ट और वो जो आरएसएस का घुटन्ना, मतलब वो अपमानजनक ना लगे तो वो जो उनकी निक्कर होती है, अभी ड्रेस बदली नहीं थी, वो पहन के बाकायदा मीटिंग में आए। मतलब उसमें जो लोग भी पार्टी के अंदर आरएसएस के लोग हैं, उनको आरएसएस के टोन में पहुंचना था वहां, तो जगदम्बिका पाल साहब भी पहुंचे और ये इस तरह के कपड़े पहन के पहुंचे। तो मतलब मैं, और अब बाकी तो आप एक पूरी सीरीज देख रहे हैं, अंत में तो मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके पिताजी एक अपने आप को स्टांच सेकुलर बोलते हैं, उनको जब पार्टी बदलनी हुई तो पिताजी को उन्होंने थोड़ा सा किनारे कर दिया और उनको अपनी दादी याद आ गई कि हमारा तो बहुत पुराना संबंध, मेरी दो बुआ पार्टी में है और मेरी दादी तो फाउंडर मेंबर्स में थी या जैसे भी। तो आप ये समझिए कि ये स्वाभाविक उनका और स्वाभाविक जुड़ाव है उसको, बस वो ये होता है कि किसको कांग्रेस में कब जगह मिल जा रही है, कब बीजेपी में जगह मिल जा रही है। एक वर्ग है, इस पे भी आगे बात कर लेंगे अभी, वो तो एक वर्ग है पूरा वोटर्स का जो तय करता है कि भाई अब इधर रहिएगा तब वोट देंगे, और आप धीरे से चले आते हो, आप जीत जाते हो। तो अभी तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं की डुगडुगी बज रही है। तो लेकिन बात ये है, जो आपने बात जहां से हम लोगों ने शुरू की जी, कि आजादी के पहले से ही जो एक कहा जाता है कि कांग्रेस ये कहती है कि आजादी की लड़ाई में तो कांग्रेस सबसे आगे रही और बीजेपी आरएसएस इनका कोई योगदान नहीं है। तो उस समय कांग्रेस, जो आपने बात कही कि कांग्रेस कोई पार्टी तो थी नहीं, वो तो कंसोर्टियम था जिसमें अलग अलग लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग जुड़े हुए रहते थे। एक तो ग्रीवांस सेल बनाया गया। और देखिए अंग्रेजों के साथ ये था कि वो डेटा के बड़े मजबूत थे। तो मतलब उस पर बहुत काम करते थे, हवाई बातें नहीं, वो पढ़ते थे, लिखते थे। और आपने देखा होगा बहुत सारा अभी भी हम अंग्रेजों के भरोसे हैं, उनके इकट्ठा किए हुए डेटा हैं, उनका किया हुआ जो आखिरी वो है ये क्या बोलते हैं इसको, सेंसस। ठीक है, तो वो आखिरी सेंसस जिसमें जाति का जिक्र है वो अंग्रेजों के रहते हुआ है ना।
तो A.O. ह्यूम जो थे, हाँ, जिनको पहला कांग्रेस का नेता कहा जाता है, नेता वेता नहीं थे, हाँ, वो उसके प्रेरक तत्व हैं। और वो इटावा में, हाँ, यहीं हाँ, एटा इटावा में डीएम होते थे। हाँ, कलेक्टर उस वक्त कहा जाता था, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब अभी भी कहते हैं कलेक्टर, लेकिन वहीं से वो तो कलेक्टर का सीधा मतलब था कि वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट हाँ, करके ऊपर पहुंचाना। हाँ, तो साहब वो अब 1857 की गदर हो गई हाँ, और वो दिल्ली से आगे फैलने लगी। तो A.O. ह्यूम कैसे बच के निकलते हैं, उनके पास ये खबरें पहुंच गई हाँ, कि भाई कौन कौन सा रेजिडेंट यहाँ दिल्ली में मार दिया गया। बड़े मजबूत मजबूत लोग थे जो दिल्ली में रेजिडेंट थे, जो बहादुर शाह जफर के दरबार में अंग्रेजों के को रिप्रेजेंट करते थे, उनको मार दिया गया। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, निकलने का रास्ता क्या किया जाए, हाँ, तो उन्होंने अपने सारे कपड़े पहले हटाए, हाँ, क्योंकि जो गांव देहात के जो वहाँ के लोग थे बीच में पकड़ लेते थे अंग्रेज को, तो उनके जो कपड़े वपड़े में ये सब लगा हुआ था, बिल्ला विल्ला हाँ, बैज वैज, पहचान, तो वो सब वो उनको लगता था ये सब मेटल है, काम का है, नोचने वोचने, तो वो सब पहचान में भी आ जाएंगे आप। हाँ, तो उसको उतारा उन्होंने। फिर भाई साहब अपने बदन पे उन्होंने कालिख पोती, कोयला हाँ, और कीचड़, जिससे वो उनका अंग्रेज होना छिप जाए। हाँ, तब वो वहां से भाग के निकले और कैसे वो इलाहाबाद पहुंचे और जो भी था। तो उन्होंने ये सबसे पहले ये आइडिया दिया हम्म, कि एक ग्रीवांस सेल होनी चाहिए। हाँ, उस ग्रीवांस सेल में हम सुनेंगे हाँ, और सुन के एड्रेस भी करेंगे। हाँ, इसमें एक छोटा सा योगदान सर सैयद अहमद का हाँ, भी है। उनकी बड़ी मशहूर किताब है उर्दू में, असबाब बगावत हिंद। हाँ, उन्होंने दरअसल एक रिपोर्ट लिखी थी। हाँ, उस उस रिपोर्ट के आधार पर शुरू में ये कहा गया कि अरे यार ये, मतलब उनको बागी आगी मान लिया गया, जब थे वो डिप्टी कलेक्टर। हाँ, तो A.O. ह्यूम टाइप के लोगों ने ही समझाया कि अरे भाई ये तो हमारा काम कर रहा है, हमको हाँ, बता रहा है रिपोर्ट लिख के कि क्या क्या गड़बड़ियां आपसे हुई हैं। हाँ, तब ये जाके कांग्रेस फॉर्म होती है। हाँ, और आप ये सोचिए कि गांधी जी के आने से पहले, इंडिया आने से पहले, और ये मतलब कही हुई बात है, हम्म, बड़े लोगों की उस दौर में कही हुई बात है हाँ, कि तब तक कांग्रेस क्लब थी, हाँ, क्लब थी। हाँ, शाम को लोग हाई टी में भेंट किया करते थे, जो मुंबई का एलीट खास एलीट करके क्लब। था, दिल्ली का एलीट था। तो कांग्रेस की बैठक के नाम पे ये लोग मिलते थे और इधर उधर की बातें अपना होती थी। लेकिन एजेंडा क्या है वो कुछ तय नहीं था, हाँ, बस हाँ चल रहा है। हाँ, और बहुत सारी चीजें हमारे उसमें नहीं है। हाँ, भाई मुंबई बहुत जागृत शहर था, आगे समझिए। वहाँ लॉयलिस्ट अखबार भी निकल रहे हैं अंग्रेजी के, नेशनलिस्ट यानी मतलब उस वक्त की सरकार का समर्थन करने वाले अखबार निकले, उन्हीं में ये सारी चीजें छप रही थी। हाँ, अरे अब आप सोचिए कि एक बड़े अखबार के डायरेक्टर खुद जिन्ना साहब थे, हाँ, और चूंकि बड़े वकील थे, हाँ, तो जब उन्होंने इतने बड़े पारसी बिजनेसमैन की बेटी से शादी कर ली, हाँ, तो किसी अखबार की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस खबर को छाप दे। हमको आज लगता है गोदी मीडिया और ये और वो पता नहीं हाँ, क्या क्या, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इतने बड़े वकील के सामने, और जो खुद एक अखबार का डायरेक्टर है, हाँ, हम वो खबर छाप दे। और खुद जिन्ना साहब ने अपने अखबार में वो खबर इसलिए थोड़ी छोटी सी कहीं पीछे पेज में छपवाई हाँ, कि वो आगे कोर्ट में ताकि सनद रहे हाँ, और काम आए। तो ये सारी जगहों पे इस तरह की कांग्रेस को लेके यही डीलिंग थी। हाँ, और कांग्रेस के जो बड़े नेता दादा भाई नौरोजी वगैरह, हाँ, ये सब लोग वहां की पॉलिटिक्स कर रहे थे ना, लंदन में बैठ के। हाँ, लंदन में बैठ के इंडिया हाउस, फिर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड बर्मा, ये वो वहीं से देखा करते थे। हाँ, तो उनके साथ ये सारा कुछ उनका चल रहा होता। तो एक क्लब था। हाँ, फिर उसको गांधी एक शक्ल देते हैं। हम्म, फिर वो गांधी पहले गरीबी पढ़ते हैं, गांधी अगर घूमे नहीं होते हाँ, पूरा इंडिया, हाँ, तो फिर वो भी वो चीज नहीं बन पाते। हाँ, भाई थे वो भी अमीरों के खानदान हाँ, से।
और जब उनको चंपारण का शुक्ला, राजकुमार शुक्ला संभवतः नाम है, वो उनको लेके गया चंपारण अपने गांव दिखाने के लिए कि साहब यहाँ पे खेती पे किस तरह अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा है, जो चाहते हैं बोते हैं, जो मतलब हमसे कहते हैं कि ये बो, तो हमको नील बोना पड़ता है, ये बोना पड़ता है, फिर मतलब कई सीजन अगर एक बार हटा भी दें, कई सीजन खेत बंजर टाइप का रहेगा, तो मतलब वो उस तरह की खेती हम लोग करते नहीं। तब गांधी की समझ में आता है, फिर गांधी धीरे धीरे इस एजेंडे को आगे बढ़ाते। और आप जान के एक और आश्चर्य करेंगे, मतलब खैर वो तो आश्चर्य वाली बात बाद में, उससे बीच में कि मतलब अभी स्टेप बाय स्टेप गांधी बढ़ रहे हैं। तो उनके वो 4 मूवमेंट हैं, जिसमें आखिरी में भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, ये सारा कुछ चल रहा है। उसमें वो पहले डोमिनियन स्टेट में बात होती है, जवाहरलाल नेहरू आते हैं और सुभाष चंद्र बोस दोनों पढ़ के लंदन से, एक तो आईसीएस के लिए तैयारी कर रहा था, एक वकील ही हो गए थे, मतलब बारेट लॉ और जो भी थे। तो ये दोनों लोग कांग्रेस की बैठक में साफ साफ कहते कि पूर्ण स्वराज क्यों नहीं, व्हाई डोमिनियन स्टेट ओनली। और गांधी जी ने कई बार आगे बढ़ने से रोका, क्योंकि गांधी को पता था कि अभी अगर आजादी यकबायक मिल गई तो जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं वो नहीं संभाल पाई आजादी। भाई आपके बगल में पाकिस्तान नहीं संभाल पाया, आज जो उसकी हालत है वो अपनी आजादी संभाल पाया है क्या? ठीक है, तो अब केवल एक पंजाब है जहां पे ये कहा किस्सा चलता है कि बस ये जो कॉर्नर का प्लॉट मिल जाए फौजी को, तो वो कॉर्नर का प्लॉट जो है वो कब्जा कर ले, यही उसका सबसे बड़ा एजेंडा होता है। और जो भी बड़ा उनका फौज का ऑफिसर है वो रिटायर होते ही विदेशों में। तो हमारे यहाँ तो कम से कम भाई एक सिलसिला चलता आ रहा है, बीच में मान लो इमरजेंसी लगी, लेकिन फौजी एक्सरसाइज करे और अटेम्प्ट करे और कब्जा कर ले, वैसा कुछ नहीं है, वैसा नहीं हुआ। उसकी और भी वजूहात हैं, भाई इतनी बड़ी कंट्री आप आसान नहीं है, यहाँ आप कहीं कब्जा करोगे उधर से कुछ और शुरू हो जाएगा। तो लेकिन वो गांधी ने रोका कई जगह, एकदम ये था कि बस हम जो है पूर्ण स्वराज की डिमांड, तो गांधी ने उसको प्रस्ताव को ही वापस करवाया, क्योंकि पहले जिसको क्या कहते हैं कंडीशनिंग हो, हमारे लोग आजादी पाने के लायक, उसको हैंडल करने के लायक हो तो जाएं। आज भी एक धड़ा विक्रांत बाबू ये कहता है कि हमने डेमोक्रेसी लड़के नहीं पाई है, इसीलिए हम उसकी कदर नहीं जानते, और रह के हमारे अंदर का वो जो फ्यूडल है या वो जो ऑटोक्रेट है हमारे पॉलिटिशियंस के भीतर का, वो निकल के आ जाता। तो ये था, ये कहानी थी। फिर वो धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर ही, जैसा कि मैंने आपको अभी और अगर आप पूछेंगे तो उसको बताएंगे, कांग्रेस के अंदर ही रह के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के अंदर रह के अलग होते हैं, जबकि कमला नेहरू से उनकी पत्नी प्रभा जी के बेहतरीन दोस्ताना संबंध है। और ये तो आपने भी सुना होगा कि जब वो इंदिरा गांधी जब उनके पास गई मिलने के लिए, मतलब बड़े निराश थे जनता पार्टी बना के, तो वो अंदर गए, अंदर से जाके वो गड्डी ले आते हैं उसकी क्या कहते हैं पत्रों की, वो कहते हैं कि देखो ये प्रभा जी, मतलब उनकी प्रभावती जी, यही नाम था, प्रभा जी, हाँ, तो उनको लिखे हुए तुम्हारी माँ के खत है, और तुमसे ज्यादा सुरक्षित ये किसी के हाथ में नहीं है, तो ये मैं तुमको दे रहा हूं। ये इस टाइप के संबंध है। आप इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करते हो, संपूर्ण क्रांति, ये वो, जब इंदिरा हार जाती है तो आप उनके घर पहुंचते हो, पूछते तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा, तो इंदिरा जी कहती है पापू के कुछ उनकी किताबें हैं, उनके उससे चलेगा। तो ये हमारा मतलब उस तरह का वातावरण था, इस तरह की पॉलिटिक्स थी।
आचार्य नरेंद्र देव वाला किस्सा हाँ, वो मैंने आपको बताया ही हाँ, कि हम कहते हैं कि राम के नाम पे चुनाव लड़ा गया, हाँ। राम के नाम पे चुनाव लड़ा गया। हाँ, अच्छा, ये बातें कहते हुए मैं वो भी नहीं है, एक बड़ी मुश्किल ये है कि आज जरा सा भी बात कीजिए, हाँ। अरे ये तो फला अरे की ये तरफ खतरा रुझान तो वाला। आपको कोई भी बात बोलने हाँ में हाँ, रहता वो तो है। यार ये। ये हाँ, लेकिन ये है कि जो सच्चाइयां हैं हाँ, उनसे आप उसको। कैसे, आप सोचिए कि जो पहला चुनाव होता है, हाँ, आचार्य नरेंद्र देव मेन कांग्रेस छोड़ के हाँ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना चुके हैं, हाँ। और फैजाबाद उनका अपना ये डिस्ट्रिक्ट 52 है। के चुनाव की बात कर ये रहे हैं। संभवतः 52, हाँ, हाँ 52 का ही चुनाव। हाँ, हाँ, 49 में हाँ, 22-23 दिसंबर की रात हाँ, को बिल्कुल। रामलला विराजमान हो गए, हाँ, भय वहाँ। प्रगट कृपाला। हाँ, अब आचार्य नरेंद्र देव की लोकल हाँ, यूपी में जो अपनी सियासी समीकरण था उनका, हाँ, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत के साथ उनका ना पटना था, हाँ, मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ हाँ। पंत, और बाद में आप देखिए कि वो गृह मंत्री बनते। हाँ, तो गोविंद वल्लभ पंत नहीं चाहते थे कि मतलब ये जीत कर जाएं, अच्छा। और आचार्य नेहरू नरेंद्र। ये चाहते हाँ, थे कहीं के हों, हाँ, ये जीत के आए पार्लियामेंट में। ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है क्योंकि कंट्री बन रही है, हाँ, कंट्री एक शेप ले रही है। हाँ, वो विजन बड़ा है नेहरू का, हाँ, और उनको वहीं हिंदूवादी लोगों ने हराया, हाँ, और जो कांग्रेसी भी नहीं थे। हाँ, बाबा राघवदास गोरखपुर में रहने वाले हाँ, एक मराठी थे, हाँ, और वो कहते हैं कि मूर्ति रखवाने में हाँ, या रामलला विराजमान करवाने में उनका भी बड़ा रोल था। हनुमान प्रसाद पोद्दार, ये हमारे यहाँ के गोरखपुर के महंत दिग्विजयनाथ, जो हाँ। योगी जी महाराज के दादा गुरु दादा हुए। गुरु। तो 5-6 लोग थे। ये लोग सरयू के किनारे वो मूर्ति ले आते हैं अष्टधातु की, उसको धुल वुल के, और फिर उसके बाद अंदर ले जाकर, तो ये वहाँ के लोकल लेवल पे तो था ही। हाँ, और ये चीज कह के कि भाई ये वो उसी तरह का नारा लगा हाँ, कि जो राम को ले आए हैं हाँ। हम उनको लाएंगे टाइप। अच्छा। और अंत में बाबा राघवदास आचार्य नरेंद्र देव जैसे पॉलिटिकल दिग्गज को हाँ, हरा देते हैं चुनाव। हाँ। आप सोचिए, तो ये चीजें हैं। ये 49 में है, और जो नारे की अब बात की जा रही है उस नारे के आधार मतलब पर लगभग वैसे ही एग्जैक्टली हाँ, नहीं, बस ये है कि उसी तरह का उसी नारा तरह की था कि घटनाक्रम पर। हाँ, ये राम को ले आने वाले लोग हैं, हाँ, तो राम के नाम पे जो है हाँ, इनको वोट दीजिए। हाँ, अब जनता तो इमोशनल थी ही। हाँ, भाई यही एक ऐसी चीज है अभी भारतीय इसमें है, वहाँ इमोशनल हो ही जाता है। तो जनता इमोशन में आई, और देहात का आपकी देनता है। हाँ। तो बाबा राघवदास बाबा को जिता राघवदास दिया। हाँ, तो ये मतलब इससे मैं आपको 2 चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ, कि जितना हम आरएसएस को ये समझ रहे, मतलब आरएसएस तो जो है सो है, हाँ, और वो धीरे धीरे वो भी शेप लेता है। हाँ, लेकिन उससे पहले हिंदुओं की पॉलिटिक्स, हाँ, आजादी से पहले हिंदुओं की पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही थी, और कर रही थी या नहीं कर रही थी उसे हिंदू पार्टी माना जाता। हाँ। जिन्ना तो बोला भी करते हाँ, थे कि हिंदू पार्टी है। हाँ, हाँ, भाई जिन्ना ने अपने डॉक्टर से कहा जब हाँ, पहली बार उसको वहां इस्लामाबाद के पास जो जगह है जहाँ पे वो जाके वो कर रहे थे, आराम कर रहे थे, हाँ, और डिस्क्लोज हो गया था उनके लिए कि भाई इनको आप वो है। तो जिन्ना ने अपना वो दिखाया कि देखो, दिखाया मैंने आज से 12-15 साल पहले मुंबई के एक डॉक्टर को था, उसने ये एक्सरे निकाला था, और गोल्फ की गेंद बराबर, ये मामूली नहीं होता मेरे हाँ, यहाँ पे फेफड़े पे स्पॉट है। हाँ, तो डॉक्टर ने उनके कहा, अरे महाराज जब ये था तो आपको ये शुरू से बताना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ये बता देता तो हिंदू 12 साल और रुक जाते, हाँ, और पाकिस्तान बनने नहीं देते। हाँ, तो उनके लिए पूरी तौर पे वो हिंदू पार्टी थी। ये तो फर्जी बातें कही जाती है कि नहीं साहब, वो जो है आज़ादी के बाद वो फिर वो सेकुलर हो गए थे, या रहे वो सेकुलर ही। वो सब सेकुलर होने के गीत वो तब तक हैं जब तक वो दोबारा लौट के आके हाँ,
और लंदन चले गए थे वकालत दोबारा करने। तो लौट के आते हैं, उनको यहाँ मुस्लिम लीग के लोग बुलाते हैं कि भाई बड़ा आदमी है, तो यहाँ लौट के आते हैं और वो मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं। और जहां उन्होंने वो टोपी लगाई जिसमें से टर्की टोपी जिसमें से फुन्ना उन्ना लटकता था, वो वहां से वो मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम बनने की ओर बढ़ गया। वो आजादी के बाद जब आप फिर तो पाकिस्तान लिया क्यों था यार? वो कहते हैं लोग कि उन्होंने जो पहला भाषण दिया था, कहाँ है भाषण? वो पाकिस्तान ने उसको रिकॉर्ड में ही नहीं रखा हुआ था। भाषण मिलता नहीं है। वो कुछ लोग इधर उधर कह के सुनाते हो कि आवाज के बाद हिंदू अपने मंदिरों में जाएंगे। अरे मंदिर कितने बज जाएंगे? वो गुरुद्वारे कितने बज गए हो? तो ननकाना साहिब और कुछ ऐसे हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं ये जो अभी करतारपुर, वो इतने हिस्टोरिकल हैं कि उन पे हाथ चलाओगे तो उसी तरह का हाल होगा जो तालिबान का हुआ बामियान गिराने के बाद। ठीक है, तो मतलब पूरी दुनिया ने आपको डिस्कार्ड कर दिया बस। तो ये मामला था कि वो तो बाद में धीरे धीरे जब मतलब कायदन जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लाया जाता है, जनसंघ बनती है, तब ये होता है कि भाई ये अब आरएसएस का पॉलिटिकल आउटफिट है। वरना उससे पहले तक वही लोग थे, वही सारी चीजें थी, उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ है। और वो ऑब्वियसली जो हिंदू थे उनमें से जो 50 से 60% लोग जो है भाई खुद हेडगेवार थे तो शुरुआत में कांग्रेस ही, चाहे वो कुछ ही अरसे का रहा हो, जेल गए हो उसके बाद निकल आए हो। इसीलिए कांग्रेस कहती भी है कि भाई जब वो जेल गए थे तब तो बतौर कांग्रेस नेता गए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो ये कहती कि जब जेल गए तो कांग्रेस नेता गए। अच्छा, एक देखें विक्रांत जी, मतलब मैं बोलूंगा कि अब फिर लोगों को ये लग सकता है कि साहब ये इनका तो खुद ही मामला संदिग्ध है, लेकिन आप बताइए कि हमने आजादी की लड़ाई को मेयार बना रखा है कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई नहीं और ये नहीं किया। अरे आप ठीक से देखो, कंट्री को बनाने वाली जो वैचारिक ताकतें हैं उनमें से कितने लोग आजादी की लड़ाई को उसी ढंग से लड़ रहे थे जिस ढंग से महात्मा गांधी लड़ा रहे थे। समझिए ना, मतलब अगर ये 36 का रिश्ता होता तो फिर माउंटबेटन के साथ जो नेहरू के संबंध है, गांधी को जिस तरह से वो फैमिली आदर करती है, तमाम सारी चीजें ऐसे थोड़ी रहता। तो उन्होंने अपने ढंग से गांधी ने उन चीजों को हैंडल किया। और सुभाष चंद्र बोस आखिर तक क्या, खैर वो तो हादसा हुआ और उसमें चले गए। तो अब उसके बाद होते वो तो क्या होता ये तो हमें पता नहीं, लेकिन वो तो बर्मा से ही लड़ाई लड़ रहे थे, है ना। तो ये एक हमने एक मेयार बना रखा है, एक अपने पैमाना सेट कर रखा हुआ है कि आज़ादी की लड़ाई भाई बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं कि जो आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़े हुए हैं। और भारत की आज की मौजूदा राजनीति देखिए उनका योगदान, कांशीराम भाई बहुत बड़ा योगदान है भाई। वो अंबेडकर के बाद दूसरे आदमी, अंबेडकर तो इतना पढ़े लिखे थे कि वो पब्लिक पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकते थे और कर ही नहीं पाए अंदर। वो वही कर सकते थे जो उन्होंने किया। तो इन चीजों को आपको ये आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये सारी चीजें भी हैं। तो जो आरएसएस का मामला है, तो पहले वो इन्हीं लोगों से काम चला रहा था और बाद में अपनी फुल फ्लेज अपना एक आउटफिट उन्होंने लॉन्च किया जिसमें उन्होंने फिर जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ले आए। तो इसलिए श्यामा प्रसाद आए कि भाई उनका ऑलरेडी मतलब राइट विंग पॉलिटिक्स की ओर रुझान था। दीनदयाल उपाध्याय तो यहीं के रहने वाले, मतलब दिल्ली के आसपास ही नजदीक पड़ता है वो जगह, मतलब मथुरा संभवतः मथुरा के हैं। तो उन्होंने अब वो फिलॉसफी दी, हर आदमी एक पॉलिटिकल फिलॉसफी देता है।
तो साहब एकात्म मानववाद, अंत्योदय भी उसमें एक जुड़ा जो समझ में आता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं। तो ये कहानी है। राजशेखर जी, इसे अब ले जाते हैं हम लोग अगर मंदिर आंदोलन की तरफ, और जब राम मंदिर की जब बात हुई, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जब 1992 की घटना हुई, तो नरसिम्हा राव की भूमिका को लेकर भी रह रहकर सवाल उठाते हैं और लोग उस पर भी कई चीजें बोलते हैं। तो क्या समझ में आता है उस पूरे एपिसोड और उस दौरान नरसिम्हा राव की भूमिका को देखते हुए? देखिए, नरसिम्हा राव के साथ भी वही है। हाँ, आरएसएस ने उनको पहचाना। हाँ, एक तो पहली चीज, अगर आप मैं ऐसे शहर से हूँ हाँ, कि जहां आप ढूंढेंगे तो तीसरा चौथा आदमी जो है हाँ, वो आरएसएस वाला मिल ही जाता है। भाई हमारे यहाँ गोरखनाथ मंदिर, हाँ, गीता प्रेस, सरस्वती शिशु मंदिर, ये तो मैंने चीजें बताई ना आपको। हाँ, तो ये तो वो होता क्या है कि आप आरएसएस के लोगों से मिलिए तो वो नए संपर्क बनाने में उनका बड़ा वो रहता है, बड़ी रुचि रहती है। कोई नया बालक मिला, नया किशोरावस्था में है, अपने मिल गया तो अच्छा, उन्हें भी मालूम है कि यहीं से अगर हम इनकी ग्रूमिंग नहीं शुरू करें, नर्चरिंग शुरू कर देते हैं, ट्रेनिंग नहीं शुरू करेंगे, इनका जो मेंटल ओरिएंटेशन नहीं बनेगा वैसा, तो ये आला सडन नहीं आ जाएंगे उसमें। तो हुआ ये कि उनको कैसे पहचाना गया और उनकी भी क्या वो है। 1937-38 का मामला है, ठीक है। और निजाम जो था उसको अंग्रेज ने काफी उसके पीठ वीठ पे हाथ रखा था, और निजाम को बड़ी, हैदराबाद जैसे आप आज तो शहर देखते हो ना, हैदराबाद वाज ए स्टेट जिसमें बहुत सारे महाराष्ट्र तक का हिस्सा है। निजाम और सबसे धनी, निजाम को ये आजादी की लड़ाई से मतलब उस पे एतराज था। दूसरे वो 85% जनता, जब मैंने कहा ना कि स्टेट है बहुत बड़ा, उस जमाने में था, अब जाके वो छोटा शहर हो गया, मतलब अब उसके मुकाबले। तो निजाम एक तो ये, और दूसरी उसका जो पूरा प्रशासन है वो 85% हिंदू है, 15% मुसलमान के हाथ में। इसमें वो कासिम रिजवी आते हैं जो रजाकार हुए, और उन्होंने आके धमकी दी सरदार पटेल को कि हम जितने हमारे यहाँ हिंदू हैं उनको जो है उनका ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब हम अलग होंगे, और आप नहीं करने देंगे तो हम इसका बदला हमारे स्टेट में जो हिंदू हैं उनसे लेंगे, और उनको जो भी करेंगे, मतलब मर्डर वर्डर होता है। सरदार पटेल ने साफ साफ कहा, तो आपको क्या लगता है हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? तब कासिम रिजवी के समझ में आया यार ये गलत आदमी से पंगा हो रहा है। और पॉलिटिशियन जब सख्त होता है ना तो थोड़ी सी तो कहानी बदलती है। वो भी बात अभी मैं बताता हूँ। तो नरसिम्हा राव का क्या था कि वो पढ़ने में मतलब प्रखर थे। अरे बहुत विद्वान आदमी थे वो 17 लैंग्वेज, मतलब ये सब तो कहा ही जाता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत आगे पीछे मिथ हो सकता है, लेकिन पढ़ाई के मालूम कोई तो लॉ कर रहे थे। और लॉ उस जमाने में इसलिए किया जाता था कि यानी बाहर जाने की तैयारी, मैक्सिमम लोग फिर अपना जो है वो जाते थे बाहर, तो अपना वो कर रहे थे। अचानक जो है यही गांधी जी के आने जाने, आर्य समाज के मूवमेंट और इन सब की वजह से एक माहौल ऐसा बना कि 300 स्टूडेंट स्कूलों से बर्खास्त कर दिए गए, कॉलेजेस से बर्खास्त कर दिए। अच्छा। और नरसिम्हा राव का पहला साल चल रहा था वो लॉ में, तो वहां से वो भाग के आए नागपुर। और नागपुर में सोना गली बोलते हैं, जहाँ वो एक कमरा एक क्वार्टर लेके रहते थे, और वहां उनका संपर्क होता है देवरस ब्रदर्स से। अच्छा। मतलब बाला साहब और भावराव, इन दोनों से। लॉ के फर्स्ट ईयर में जब वो नागपुर पहुंचे। फिर वो, अब ये मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूं कि नागपुर में किसी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था या फिर
पुणे में, क्योंकि पुणे में लॉ के बहुत कॉलेज, फर्ग्यूसन हाँ। कॉलेज है ही मतलब बड़ा हाँ। मशहूर। तो साहब वो उनका संपर्क वहां से शुरू होता, हाँ। फिर दोनों भाइयों का आना जाना शुरू होता। और आप ये कल्पना कीजिए उस जमाने में कि आज जो हैसियत हाँ। दत्तात्रेय जी होसबोले की है, हाँ। सर कार्यवाह जो भी होता हाँ। हो, मैं जनरल सेक्रेटरी होता, वो हैसियत बाला साहब देवरस की थी। हाँ। और वो उनसे सीधे संपर्क में, समझ रहे हैं आप। तो जाहिर सी बात है कि संपर्क जो है हाँ। कुछ संक्रमण भी तो पैदा कर रहा होगा। हाँ। और दूसरी तरफ वो निजाम से जो आए थे, मतलब निजाम के अत्याचार बोलिए या जो भी, तो उसकी वजह से उनके दिमाग में और बहुत सारे लोगों के दिमाग में एंटी निजाम चीजें थी। और वो एंटी निजाम चीजें स्वाभाविक तौर पे एंटी मुस्लिम हो गई। तो नरसिम्हा राव के संबंध आरएसएस से तब के थे। फिर नरसिम्हा राव हैदराबाद की पॉलिटिक्स करने के लिए पहुंच जाते हैं, तब भी उनके संबंध जो है बाला साहब, हाँ, मधुकर दत्तात्रेय बाला साहब देवरस, उनसे बने रहते हैं। और फिर तब तक तो वो गुरु जी के निधन के बाद सरसंघ चालक यानी संघ प्रमुख ही बन गए। ये दिल्ली आए तो मतलब वो संपर्क और संबंध बना रहा। और अगर आप ठीक से इसको स्टडी करें तो हुआ ये कि नरसिम्हा राव दरअसल एक वैक्यूम की पैदाइश थे ना, कि भाई कोई नहीं है तो इनको बना दो। समय बड़ा तो एकदम, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो जा रहे थे कि भाई हम अब वहां रहेंगे, मेरा स्वास्थ्य भी अब ढल रहा है, तो बना दिया गया। बना दिए जाने के बाद इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने अपने ढंग से लिया। वो मतलब आप यूं समझिए मनमोहन सिंह नहीं रहे, अपने ढंग से उनका पूरा मूवमेंट था। शुरुआत में उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत माना सोनिया जी को, बल्कि यहां तक कहा जाता है कि सोनिया जी ने उनको बुला के पूछा, ये बताइए आप मुझे अपनी बेटी समझिए, अब आप अपनी बेटी को जिन हालात में मैं हूं, मतलब कांग्रेस की लीडरशिप संभालने के लिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के लिए कह सकते हैं। तो नरसिम्हा राव ने कहा कि अगर आपने मुझसे ये कहा ही है कि आप मुझे अपनी बेटी समझिए, तो मैं कहूंगा नो। अब ऊपर की जो सारी कतार थी, उनकी कैबिनेट जो बनी हुई, उसमें बहुत सारे लोग थे जो बस ठीक है बन गए थे, अब हटे ये। तो अध्यक्ष ही की कुर्सी उन्होंने घुमाते फिराते रहे, छोड़ी ही नहीं। नरसिम्हा राव ने अध्यक्ष की कुर्सी तक नहीं छोड़ी। बहुत कम लोग थे जो उनके करीब थे। ऐसे ही ठीक से देखिए ना, भुवनेश चतुर्वेदी, जो उनके मतलब जिनसे वो अपनी बात शेयर करते हैं, उनके ब्लू आइड बॉय तो राजेश पायलट हुआ करते थे। अब सोचिए कि आप ये जो बिट्टा हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ था, हाँ जो भी यूथ कांग्रेस वाले, हाँ यूथ कांग्रेस वाले, तो उनका मतलब वो भी नरसिम्हा राव के प्रिय थे, बहुत प्रिय थे। तो उनके संबंध बहुत ज्यादा पार्टी के अंदर नहीं है। माखनलाल, मतलब सबसे पहले तो अर्जुन सिंह, जिनके अपने सपने थे, वो हर बात में जो है मतलब टांग अड़ाना। दूसरे हर बात वो सोनिया जी तक पहुंचाना, उनके इंफॉर्मेशन के सबसे बड़े स्रोत थे। तो लगातार आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो एक एक करके, तो धीरे धीरे आप थोड़ा क्लोज भी तो जाते हो, तो दो इंफॉर्मेशन दोगे, तो दो बातें ऐसी भी बोलोगे कि जिससे अगले के दिमाग में कुछ बैठे। फिर तो आप, हम सबने उस दौर में मतलब देखा ही है कि राजीव जी या इंदिरा जी के इस पर जो है समाधि पे कोई कार्यक्रम हो रहा है, नरसिम्हा राव भी पहुंचे, क्योंकि पार्टी का भी कार्यक्रम है और जो भी है, लेकिन दोनों की आंखें नहीं मिलती हैं। मतलब सोनिया जी और इनका संपर्क नहीं था। तो पार्टी के अंदर उनको चाहने वाले बहुत कम,
और वो जानते थे कि मैं बस सिलेक्ट करके बना दिया गया हूँ। हाँ, और ये मेरी ही कलाकारी है कि मैं इसको कितना और कहाँ तक कहाँ संभालूं? तक ले जाऊंगा। हाँ, और वो एक ही बड़ा गर्व के साथ कहते हैं बार बार, हाँ, वो ये कहते थे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये सब हैंडल कर लेना जानता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये हैंडल करना जानता हूँ। मतलब ब्राह्मण होना उनकी जो है वो एक मतलब समझ लीजिए कि ये तो था ही कि मतलब जाति से ब्राह्मण थे। हाँ, लेकिन ये सिर्फ डीएनए और अपॉर्चुनिटी का ही मामला नहीं है। हाँ, उनके लिए एक उपाधि, एक डिग्री और मतलब कुछ शैक्षिक हाँ, योग्यता का मामला हाँ, बन जाता है। हाँ, और दूसरी चीज आप ये पाएंगे कि बहुत सारे क्या, आप 70 साल की आज़ादी, 75 साल की, 80 साल की जो भी हो जाएगी, तो जितने बड़े या कामयाब प्राइम मिनिस्टर हैं हाँ, उनके अपने मंत्रियों के, जैसे हमारे यहाँ मोदी जी, हाँ, मंत्री केवल उनका आदेश सुनता है, बाकी उनके सारे काम काज हाँ, अधिकारियों के हाँ, हिसाब से चलते हुए अपने। तो उसी तरह नरसिम्हा राव को ये कहते थे कि एक तो मैं ब्राह्मण हूँ हाँ, और कायस्थों से बेहतर हाँ, अधिकारी नहीं हो सकते, उनको काम करना आता है। तो हाँ, उस दौर में अगर आप ठीक से देखेंगे हाँ, तो उनके सारे अधिकारी हाँ, वो मतलब आप सोचिए कि नरेश चंद्रा से लेके अमरनाथ वर्मा हाँ, तक हाँ, मैक्सिमम अधिकारी, उनके अधिकारियों के भरोसे काम चलता था। हाँ, और मैक्सिमम अधिकारी इसमें वो कायस्थ थे। कायस्थ है। तो ये नरसिम्हा राव का वो था। और उसमें वो जब बात हुई कि भाई मंदिर हाँ, के आंदोलन को इन हाँ, लोगों ने इग्नाइट कर दिया, हाँ, और ये पालमपुर अधिवेशन 86 में हाँ, होता है संभवतः। हाँ, तो अब ये नरसिम्हा राव अपनी पार्टी में कोई बात नहीं करते। इवन वो आरएसएस को भी बहुत क्रश करने और दबाने की बात नहीं करते, हाँ, बल्कि उन लोगों से दोस्ताने में बात करते हैं। हाँ, अब इसका क्या रहस्य है मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, उन्होंने भाऊराव देवरस 6 महीने पहले उनकी डेथ हुई, हाँ, ये जो ढांचा गिरने से हाँ, पहले, तो उनसे साफ साफ कहा, हाँ, देखिए अब मन बना ही लीजिएगा कि आप लोगों को ये करना है, तो हाँ, भाई मुझे ही चेता दीजिएगा पहले। हाँ, तो बाद में केसी सुदर्शन हाँ, और रज्जू भैया हाँ, दोनों लोग ने ये बात कही है हाँ, कि नरसिम्हा राव ने कहा था कि आप मुझे चेता दीजिएगा। हाँ, तो पार्टी ने ये वादा निभाया, हाँ, और उन्हें चेताया। उनको चेताया। उसके बाद भी जो हुआ सो भाई आप ये देखिए ना कि लगातार ये आरएसएस के संपर्क में हाँ, थे, दोस्ताना संपर्क हाँ, में थे। आरएसएस परिवार की बात कर हाँ, रहा हूँ, बीजेपी के संपर्क में। हाँ, बीजेपी तो पीछे थी, वो विश्व हिंदू परिषद हाँ, लीड कर रहा हूँ, लेकिन थे सब लोग एक ही हाँ संपर्क में थे। और बड़ी दोस्ताना बातचीत चलती थी, बल्कि संघ परिवार ही परेशान था कि यार इतना हमारे ऊपर इमोशनल प्रेशर डाल दिया। हाँ, रज्जू भैया ने आके बाकायदा इनसे कहा कि आप कुछ मत करिए, तो कोर्ट से, जुडिशरी से एक स्ट्रिक्चर ही कुछ पास करवा दीजिए, हाँ, तो हम कम से कम अपना आंदोलन कुछ दिन रोक देंगे हाँ, या पीछे कर लेंगे, क्योंकि आप जिस तरह से छूट दिए जा रहे हैं हाँ, हमारे लिए मजबूरी हो जाएगी आगे बढ़ना। आगे बढ़ना। हाँ, तो अरे आप लोग संभाल लेंगे, आप लोग कर लेंगे, इस तरह की बात हाँ, उनकी चल रही थी। और आप कायदे से देखिए, किशोर कुणाल हाँ, आईपीएस ऑफिसर, हाँ, जिन्होंने पटना का हाँ, महावीर मंदिर बनवाया, हाँ, तो चूंकि मंदिर में वो इंटरेस्ट ले रहे थे, हाँ, तो वो, और दूसरे अफसर थे आईपीएस, हाँ, ठीक है, तो नरसिम्हा राव उनको अपनी कोठरी में रखते, क्राइसिस मैनेजमेंट। हाँ, आप समझिए, हाँ, बाद में जब और मामला आगे बढ़ता है तो वो विनय कटियार को, बजरंग दल वाले, हाँ, उनको भी कल्टीवेट करते हैं कि मुझे अंतिम समय तक की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए वहां से। लोगों ने कहा कि भाई, मतलब अधिकारियों ने साफ कह दिया
कि ये बड़ा दिक्कत हो जाएगी और ये सरकार को या तो आप अब धारा 356 लगा दीजिए, है ना, राष्ट्रपति शासन लग जाए। नरसिम्हा राव न हिलने को तैयार न डुलने को तैयार। अच्छा, वो रात में सबकी बात ऐसे सुनते थे कि सवेरे बस यही होगा, और सवेरे उठ के सन्नाटा की भूल गए, याद ही नहीं कि क्या बात हुई थी। और जब भी गिराने की बात आती थी कल्याण सिंह की सरकार, नरसिम्हा राव मतलब इतने तर्क देते थे, जबकि मुंबई वाला फैसला उसके बाद आया। 356 का इस्तेमाल तो कांग्रेस ने, मतलब वही पार्टी थी, खूब किया। लेकिन साहब वो कल्याण सिंह की सरकार गिराने को तैयार न हुए। नहीं, ये जुडिशरी के भी खिलाफ हो जाएगा, डेमोक्रेसी के भी खिलाफ हो जाएगा, गलत है, ये नैतिक रूप से उचित नहीं होगा। फिर बाद में जब कुछ नहीं बचा तो उन्होंने ये तर्क देना शुरू कर दिया, अपने अधिकारियों को दिया, तो भाई मामला अब तो कोर्ट में भी चल रहा है, तो जिस मामले को कोर्ट देखने लगा है उसमें हम कैसे हाथ डाल दें, सरकार एग्जीक्यूटिव कैसे हाथ डाल दे। तो ये डेवलपमेंट होता है। और अगर किसी को रोकना ही होता, अधिकारियों ने तो बाद में कहा भाई, जो उनके सारे भाई नरेश चंद्रा साहब सबसे नजदीक के अफसर थे, उनका कहना था कि हम सारे अधिकारी तो ये सोच रहे थे, बाबू लोग, कि नरसिम्हा राव सचमुच ढांचा बचाना चाह रहे हैं, तो हम उनको उसी तरह की सलाह दे रहे थे। और किशोर कुणाल कहते हैं कि देखिए असली चीज है भाई साहब कि नरसिम्हा राव वहीं पे मंदिर बनाना चाहते थे जहां पे रामलला विराजमान, यही उनके मन में था। मैंने उनसे कहा कि अयोध्या, और अगर आप गए हैं तो फैजाबाद से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, अब थोड़ा ज्यादा भव्य हो गई है। हम लोगों ने जो अयोध्या देखी है, मेरे अपने शहर और लखनऊ के बीच में पड़ती है अयोध्या, सरयू के किनारे, और मिनिएचर सिटी थी। हाँ, बिल्कुल, हमने भी पुराने, हाँ, तो मिनिएचर सिटी है। अब उसमें जो है उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि आप इसको वेटिकन का दर्जा दे दीजिए, तो लोगों के दिमाग में जो है ये भी आपकी यहाँ भी बम बम हो जाएगी। और फिर वेटिकन को जिस तरह की सिक्योरिटी और बाकी सारी चीजें दी गई हैं, वेटिकन के पास अपना तो कुछ है नहीं, लेकिन वो अलग देश है, तो आप देश मत बनाइए, लेकिन वेटिकन का दर्जा उसी तरह की कोई चीज कर दीजिए और सुरक्षा अपने सेंटर के हाथ में आ जाए। नरसिम्हा राव ने कहा हाँ ये आइडिया तो ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो कहा हाँ ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। तो कहा ऑर्डिनेंस तैयार करवाओ। किशोर कुणाल एक आदमी को पकड़ भी लिए थे कि जिसने कोई ऐसी तैयारी कर रखी थी कि जिसको जरा सा हेरफेर के साथ ऑर्डिनेंस बन सकता, तैयार हो जाता। सवेरे फिर जो डॉक्टर रेड्डी आए सब कुछ वो भूल गए। डॉक्टर रेड्डी रोज चेकअप के लिए आते थे, जो आए वो, उसके बाद नरसिम्हा राव को कुछ याद ही नहीं। तो ये सारी चीजें होती रही, और सबसे बड़ा तो वही है कि 12:40 में गायब हुए नरसिम्हा राव, देश का प्रधानमंत्री। आप कह सकते हैं नहीं साहब वो संडे का दिन था, और कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री छुट्टी थोड़ी लेता है यार। सही बात। और फिर 12:40 में जो गायब हुए, जब उनको इस बात की सूचना मिली कि 12 सवा 12 बजे गुम्बदों पे लड़के चढ़ गए कार से, और उसके बाद वो जो है कमरे में, मतलब बताया गया कि पूजा कर रहे हैं, कोई कुछ बता रहे थे। 6 बजे कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें अवतरित थे। तो अब इतना बड़ा कमाल करने के बाद कोई कहीं नहीं रहा, उनकी कोई भूमिका नहीं थी, और लोगों ने जाके गिरा दिया। अरे भाई, सिस्टम और एस्टेब्लिशमेंट अगर नहीं चाहता है तो नहीं हो पाएगा। इसका एक उदाहरण, बहुत कम दिनों तक रहे चंद्रशेखर जी, लेकिन सबसे ठोस काम उन्होंने किया, और वो सबको प्रधानमंत्री होने की हनक और सरकार के इकबाल के तहत लाइन पे रखे रहे। उन्होंने बुलाया इनको, अशोक सिंघल को,
और कहा कि बात करो कि मामला कैसे सॉल्व होगा बताओ। तो उन्होंने कहा इसमें सॉल्व क्या होना है, खून की नदियां बह जाएंगी, ये वो पहले बम 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 बोलते रहे। तो उन्होंने कहा कि देखो खून की नदियां वदियां कुछ नहीं बहेंगी और मैं उसकी एक ईंट हिलने नहीं दूंगा। अब जो करना है तुम लोगों को करना। तो अशोक सिंघल ये सख्ती देख के मतलब लगभग धमका दिया। ये सख्ती देख के समझ गए। तो उन्होंने कहा कि तो क्या करना होगा, अब बात करो। तो अशोक सिंघल क्या हुआ कि चंद्रशेखर जी को वायदा करके दिल्ली से लौटे कि साहब ठीक है तो हम लोग मतलब, और जाके उन्होंने बाला साहब देवरस को कहा कि हमने ये बात हुई है। तो देवरस समझ गए कि ये वहां पे जाके सकार के आए हैं कि साहब वो जो है हम कोई बड़ा वो नहीं करेंगे और अब इस पे समझौते की दिशा में काम हो। तो बाला साहब देवरस वहां भी देखिए स्टेटमेंट क्या देते हैं। वो कहते हैं कि तुम मान कैसे गए। अरे इसी राम मंदिर और अयोध्या के सहारे यही लड़ाई हमको दिल्ली तक पहुंचाई। समझ रहे हैं आप। और अभी जब हमारी आपकी बात हो रही थी कि हमने कहा कि उनकी हर पार्टी में लोग थे कि गर्व से इंदिरा गांधी ने भाई इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे संघ के लोगों को मतलब जेल वेल कराई। तो संघ के अंदर ये मतलब थोड़ा सा वो था, खलिश थी। और मीटिंग हुई, मीटिंग में वाला साहब बैठे हुए संघ प्रमुख के नाते। तो लोग कुछ उत्साहित होकर जरूरत से ज्यादा बोलने लगे। तो बाला साहब ने कहा अरे यार कहाँ पड़े हो चक्कर में, मतलब जो टोन थी वो लगभग यही, हमसे तुमसे ज्यादा हिंदू है वो और दिखती है इंदिरा गांधी। हाँ। एक मुखी रुद्राक्ष, दूसरे हमेशा पल्लू। ठीक है, भाषण दे रही है तो मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि इंदिरा जी ने पल्लू ओढ़ रखा। जबकि नीचे उनके बाल जो थे वो वाले नहीं थे जो हमारे लोग देहातों में। तो कुछ तो उसको भी ढक लेती थी, वो पल्लू से सब कुछ ढक जाता था। तो उन्होंने कहा कि तुमको क्या वो पता है। तो ये मतलब मोटा मोटी कहानी है। तो अब आप ये मान ही नहीं सकते कि मतलब जो सिक्का राइजुल वक्त है वो एकदम आरएसएस फैमिली के अगेंस्ट। पूरे देश में जहां जहां आप देख रहे हैं हम आरएसएस का विस्तार हो रहा है, आरएसएस के लोग जाकर के काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि केरल में खूब काम हो रहा है। और लेकिन पंजाब जो उत्तर भारत के बिल्कुल बगल में है, दिल्ली के बॉर्डर लगते हैं, लेकिन पंजाब में कभी भी आरएसएस बीजेपी उस कदर मजबूत नहीं हो पाई। अब देखिए अभी भी बहुत कोशिश करते रहते हैं। मैं बताता हूँ आपको जो मेरी समझ बनती है। एक तो पहले आबादी, जैसे आम आदमी पार्टी को मजबूरी में ही सही लेकिन बनाना पड़ा भगवंत मान को ही मुख्यमंत्री। वरना याद होगा हम लोग जब हम साथ में हमने काम शुरू किया था तो भगवंत मान उस ऑफिस में फिल्म सिटी के आता था और कॉमेडी आर्टिस्ट होता था और वो हमको आपको दिखाता था ये ठीक लिखा है, ये हमने पैड छपवाया बहुत जरूरी है इस वक्त, तो इसलिए तत्काल मंगवा लिया है कुछ कुछ जो भी। लेकिन फिर उसने अपना चोला बदला और धीरे धीरे जो है एहसास हो गया अरविंद केजरीवाल को कि जब तक हम सिख को प्राइम मिनिस्टर नहीं चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते या चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार नहीं बनाते नहीं हो पाएगा मामला। आप वो जाखड़ को देख, जाखड़ साहब बलराम जाखड़ के जो बेटे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, वो तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के तत्काल बाद उन्होंने कह ही दिया कि मैं नहीं बन सकता था कांग्रेस में कुछ ज्यादा एक सीमा के बाद क्योंकि मैं सिख नहीं हूं। और आप ये गौर कीजिए, बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, वहां पे ये हुआ कि जब बंटवारा हो गया
सरदारों ने बड़ा गंवाया है पंजाब में। तो उनको बड़ा देर में एहसास हुआ यार हमने इतना गंवाया, हमें मिला क्या। तो वो सब फिर पंजाब और चंडीगढ़ को लेके मूवमेंट और सारी चीजें शुरू हुई। तो मास्टर तारा वारा सिंह लोग आए, तो उसमें जो उनका वैचारिक आधार है उसमें एक बात ये आती है कि ये हिंदूवादी लोग, मैं आरएसएस नहीं बोल रहा हूँ, हिंदूवादी लोग, ये लोगों ने तो जैनों को अपने भीतर पचा लिया, आर्य समाज को अपने भीतर पचा लिया। और हिंदूवादी नहीं बल्कि वही बोलिए हिंदुत्ववादी। कहते हैं ना कि हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व बोथ आर डिफरेंट। तो हिंदुत्ववादी लोगों ने ये हमें भी ऐसे ही ये हमें भी अपने अंदर समेट ना लें, समेट ले, कहते ही थे ये हमारी तो मार्शल रेस है, ये है वो है। अब चूंकि वो पॉलिटिक्स चल रही थी, वरना तो था यही मामला ना कि घर में एक बच्चे को आप गुरुओं को समर्पित कर देते थे, सिख बना देते थे। सिख मतलब शिष्य, तो वो सिख हो जाता था। तो वहां से वो दिमाग में उनके पनपना शुरू हुआ। बाकी बहुत सारी लड़ाइयाँ वो हुई। तो अब सवाल ये था कि जो हिंदूवादी वोट है वो कहाँ जाएगा। अगर अमृतसर में आपका हरमंदिर साहब है तो दुर्गियाना टेम्पल भी है। तो उसके लिए अकाली दल ने, जिसका बैर था ही कांग्रेस से, वो उनके साथ मिल गए। मतलब वही अकाली दल और भाजपा, बिग ब्रदर एंड यंग ब्रदर। तो वो 2-4-10 सीटों पे जो भी मतलब उनको सपोर्ट कर देना, और तो इस तरह से अकालियों का निकल जाता था मामला। और आज अगर अकाली हाशिए पे हैं और नहीं सरकार बना पा रहे हैं, तो इसके पीछे सिर्फ उनकी गलतियां हो और ये हो, वो तो बहुत सारी पार्टियां कर ही रही, कोई वो नया नहीं है। उतारा वो एक मतलब उदाहरण है ये। अमित शाह जी हर एक चुनाव को पूरी गंभीरता से वो जा रहे थे पंजाब। रास्ते में गाड़ी के अंदर उन्होंने जो भी उनके साथ 2-1 लोग थे उनमें से किसी से कहा कि ये अकालियों के साथ हमें अपने संपर्क खत्म करने पड़ेंगे, वरना हम पैरासाइट ही बने रह जाएंगे। ठीक वही काम जो पंजाब में, अरे सॉरी, महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म करके किया गया। या अभी उम्मीद की जा रही थी कि साहब बिहार में जो है हो जाएगा, लेकिन बिहार की दूसरी मजबूरियां थी। तो भाई बीजेपी अब हर जगह अपने बूते और अपने उस पर रहना चाहती है। तो ये कहानी है जो मतलब आप ठीक से देखोगे तो समझ में यही आती है मोटा मोटी कि मतलब जो संख्या है, संख्या बल, वो हिंदुओं का इस लेवल पे नहीं है कि पॉलिटिकली बहुत ज्यादा। जहां थोड़ा बहुत है तो ये अकालियों को सपोर्ट कर देते थे, ठीक है। लेकिन अब वो अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हुए हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी ही है इस वक्त भी वही दिखाई देता है, ठीक है ना। अब आपको एक और मजेदार बात बता, तो ये बात आई तो उस सिलसिले में ये बात ध्यान में आई। आप ये जानते हो कि कार सेवा वर्ड कहाँ से आया? अच्छा बताओ, ये भी बता दीजिए आप ही। हाँ, कार सेवा वर्ड भी आया है पंजाब से। अच्छा, जब इनका मूवमेंट शुरू हो रहा था उसके कुछ ही पहले ये कार सेवा वर्ड वहां प्रचलन में आ गया था। और जो उनका मिलिटेंट मूवमेंट था खालिस्तान का, उसने बहुत सारे वर्ड इजाद किए ना। घल्लू धारा आपने जान लिया, खाड़कू तो वो कहना ही पसंद करते थे कि हमें उग्रवादी मत लिखना, खाड़कू लिखना। तो उसी में एक आया कार सेवा। तो कार सेवा क्या थी?
जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और हरमंदिर साहब बहुत ध्वस्त हो गया, तो सरकार ने एक संत थे, उनका नाम ही था बाबा संता सिंह। उस दौर में उनको सरकारी संत कहा गया और उन्होंने अपने हाथ में बागडोर संभाली कि मैं जो है हरमंदिर साहब बना के खड़ा करूंगा और लोग कार सेवा करेंगे। क्योंकि ये भी था कि सरकार का जो हेल्प, सरकार से जो सहायता मिल रही है उसको बहुत ज्यादा दिखाना नहीं, सरकार बैक बर्नर पे ही दिखे। तो सरकार बैक बर्नर पे हुई और कार सेवा वहां से शुरू हुआ मामला। अब वो कार सेवा वर्ड बाद में, खैर बाबा संता सिंह ने जो हरमंदिर साहब खड़ा किया, उसे वहां जो लोकल सिख था जो कांग्रेस से बहुत एंटी था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ तो पूरा पंजाब ही था, तो उन लोगों ने बाबा संता सिंह का बनाया हुआ खड़ा किया जा रहा स्ट्रक्चर भी ध्वस्त कर दिया। और आज जो स्ट्रक्चर है वो आप देखते हैं वो वहां के अपने लोगों ने, तो वो कार सेवा वर्ड चलता रहा। वो कार सेवा नहीं है बल्कि कार्य सेवा, वो कार सेवा बोलचाल की भाषा में हो गया। अब क्या है कि आरएसएस परिवार ने मंदिर को लेके ये वर्ड वहां से उठा लिया, तो इनके आपस के ये संबंध है। तो अब ठीक है, देखते हैं कि पंजाब को कब तक क्या करते हैं। लेकिन ये तो एकदम तय बात है कि वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स है, जो मतलब जैसे अभी तक अकाली थे, तो आपको सिख आगे ले आने पड़ेंगे। ठीक है, जब तक सिख आगे नहीं आएगा तब तक मामला बनेगा नहीं। कैसे क्या होगा वो तो फिर वक्त बताएगा। बिल्कुल राजशेखर जी, लेकिन आज क्या जो हम लोगों का जो टॉपिक था, मुझे लगता है दर्शकों को भी अब वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्यों ये कहा जाता है कि आरएसएस और उस विचारधारा के लोग हर पार्टियों में शामिल हैं और वो समय समय पर सामने आकर के कभी प्रत्यक्ष मदद कर देते हैं, कभी पर्दे के पीछे रहकर अप्रत्यक्ष तौर पर मदद करते हैं। ये इस पूरी बातचीत में आपने सुना, आपको समझाने की और बताने की कोशिश की। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। राजशेखर जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी से यही अनुरोध कि स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए।